हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इसके 3 स्टैंजास किए थे और मैंने आपको बताया था कि हम बीए सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर के अब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में जो हमारा 4th स्टैंजा है, इसे स्टार्ट करते हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री शेड। तो देखिए बीनीथ होता है नीचे, दोज रग्ड, रग्ड मीन खुरदरे, एल्म्स क्या होता है, एल्म्स होते हैं ऐसे ट्रीज जिनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ट्री विद टॉल लीव्स। तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्तों वाला जो पेड़ है, दैट यू ट्री शेड। यू ट्री क्या होता है, यू ट्री होता है एवरग्रीन ट्री, यानी कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स की इन खुरदरे और हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ों की छाया में। वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप। टर्फ होता है ग्रास, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप। मोल्डरिंग क्या होता है, मोल्डरिंग होता है विखंडित हो जाना बिल्कुल, हीप होता है पाइल यानी कि ढेर। यानी देखिए यहाँ पर क्या लाइन निकल कर आई, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी मोल्डरिंग हीप, जहां पर बिल्कुल क्षतिग्रस्त जो हो चुकी है, विखंडित हो चुकी है कब्रें, उनके जो टूटने फूटने से मिट्टी है उनके ढेर लग चुकी है और उन पर अब क्या उग चुकी है, उन पर घास उगी हुई है। यानी यहाँ पर देखिए कब्रों का वर्णन किया गया है कि जो यहाँ पर फार्मर्स है, जो मर चुके लोग हैं इस कब्रिस्तान में, उनकी कब्रें कैसी है इस वक्त। तो यहाँ पर देखिए सीधे साथ गरीब फार्मर्स है तो उनकी कब्रें भी कैसी होंगी, उनकी कब्रें क्षतिग्रस्त अवस्था में होगी, कोई उन पर सामान, उन पर कोई सजावट का सामान नहीं होगा, उनको साफ सुथरी हालत में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। अब देखिए ईच इन हिज नैरो सेल, यानी कि ईच किसके लिए यूज हुआ, ईच यूज हुआ है हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ मर चुके हैं और कब्रों में दफन है। इन हिज नैरो सेल यानी हर व्यक्ति क्या है, अपनी नैरो मीन जो होती है बहुत तंग, बहुत भीड़ी सी सेल होती है कोठरी, अपनी तंग कोठरियों के अंदर ये व्यक्ति क्या है, दफन है। फॉर एवर लेड, जो हमेशा के लिए क्या हो चुके हैं, यहाँ पर लेट चुके हैं, हमेशा के लिए इनको लेटा दिया गया है इन भीड़ी से कोठरियों के अंदर। कोठरी किसके लिए यूज हुआ है, ये सेल ग्रेव्स के लिए, उनकी कब्रों के लिए। अब देखिए ये जो फॉर एवर लेड है, जो फॉर एवर एक साथ आता है और लेड अलग जाएगा, ये पोइट के लिखने का स्टाइल है सिर्फ जो एवर लेड में उसने राइट किया है। फॉर एवर लेड ये इसका प्रॉपर मीनिंग रहेगा। द रोड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। और यहाँ पर जो रोड, रोड देखिए यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग यूज किया गया है, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल, सिंपल। फोर फादर्स, फोर फादर्स कौन होते हैं, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज। क्या होते हैं फोर फादर्स, होते हैं पूर्वज। ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट क्या है, हैमलेट एक छोटा सा गांव है। अ टाइनी टाउन यानी कि अ स्मॉल टाउन, अ स्मॉल टाउन। तो क्या है हैमलेट, अ स्मॉल टाउन। अब देखिए यहाँ पर जो ये रूड फॉर फादर्स यानी कि जो सिंपल से साधारण से पूर्वज है इन गरीब किसानों के, जो यहाँ हैमलेट गांव में रहते हैं, और वे फोर फादर्स क्या कर रहे हैं, अब स्लीप कर रहे हैं, यानी वो हमेशा के लिए इन कब्रों में सो गए हैं। जो कब्रें कहाँ हैं, इस चर्चयार्ड में है। अब देखिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री शेड, यानी कि इन पेड़ों के नीचे, इन एल्म ट्री है जो और यू ट्री है, इनकी छाया में। वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, जहां पर कूड़े करकट के, मिट्टी के ढेर लग चुके हैं इन कब्रों के क्षतिग्रस्त होने से, उन पर अब टर्फ, टर्फ मीन ग्रास, घास उग चुकी है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और हर किसान यहाँ पर जो मर चुके हैं, साधारण से किसान हमेशा के लिए यहाँ लेट चुके हैं। कहाँ पर लेट चुके हैं, अपनी भीड़ी से सेल में, अपनी भीड़ी सी कोठरी के अंदर। द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और ये क्या है, इन जो किसान है हैमलेट गांव के, हैमलेट टाउन के जो किसान हैं, उनके फोर फादर्स है ये, जो हमेशा के लिए यहाँ पर सो रहे हैं, हमेशा के लिए सो चुके हैं यहाँ पर। तो ये हुआ स्टैंजे का मीनिंग। अब देखिए 5th है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग मॉन। ब्रीजी क्या होता है, ब्रीजी मीन विंडी, यानी कि हवा चलने वाली। अब हवा चलती है तो उसकी जो कॉल है, कॉल यहाँ पर क्या होगा मीनिंग, पुकारना, तो हवा की आवाज है। ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग मॉन, इंसेंस ब्रेदिंग क्या होगा,
ऐसे ही सांसें लेती हुई, जिसमें कि क्या फैली हुई है, इंसेंस। इंसेंस क्या होता है, तो देखिए जब वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, तो उसमें हम धूप बत्ती वगैरह का यूज करते हैं, तो उसकी इंसेंस जो अगरबत्ती होती है, यानी जो स्टिक होती है, उस पर जो मटेरियल लगा होता है, उसके जलने से जो सुगंध होती है वो फैल जाती है, जो खुशबू फैल जाती है, उसको इंसेंस कहा जाता है। यानी कि हवा चल रही है, उसमें क्या है, एक खुशबू फैली हुई है। और टाइम कब का है ये, मॉर्न। मॉर्न मीन सुबह के समय। पोइट का कहने का अर्थ क्या है कि सुबह के समय चलने वाली हवा जिसमें कि खुशबू फैली होती है, इंसेंस की फैली होती है, वो भी इन मरे हुए, इन स्लीप कर रहे, इन हैमलेट गांव के फोरफादर्स को, किसानों को, पूर्वजों को नहीं जगा सकती है। द स्वेलो ट्वीटरिंग। स्वेलो मीन यहाँ पर यूज हुआ है स्वेलो वर्ड्स के लिए। वर्ड्स ट्वीटरिंग। ट्वीटरिंग मीन चहचहाना फ्रॉम द स्ट्रो विल्ट शेड। स्ट्रो होता है तिनके, घास के तिनके। विल्ट मीन बनाना, निर्माण करना। अब देखिए जो वर्ड्स हैं जिन्होंने इन कब्रों के ऊपर क्या बना लिए हैं, अपने घोंसले बना लिए हैं, तिनकों को जोड़ जोड़ कर, उनके चहचहाने की आवाज भी इन सोए हुए फादर्स को, पूर्वजों को नहीं जगा सकती है। द कोक्स श्रील क्लेरियन। कोक क्या है यहाँ पर, कोक होता है मुर्गा। कोक्स श्रील, श्रील होता है चीखने जैसी आवाज, अ डीप साउंड। क्लेरियन होता है, क्लेरियन देखिए जैसे अलार्म होता है, उसके लिए यूज किया गया है ये क्लेरियन वर्ड। अब देखिए जो मुर्गे हैं जब भी सुबह के समय अलार्म जैसा काम करते हैं, जब वो चीखते हैं, अपने डीप साउंड के साथ चीखते हैं, और द इकोइंग हॉर्न, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर, इको करने वाला। इको मीन एक गूंज, गूंज करने वाला। हॉर्न, हॉर्न मीन एक भोंपू होता है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इनकी आवाज़ भी, चाहे तो मुर्गा कोई सुबह सुबह के टाइम चिल्लाए या फिर कोई भोंपू बजे, बिगुल बजे तेज आवाज में, वो भी इन मरे हुए लोगों को अब वापस नहीं ला सकता, इनको नहीं जगा सकता। नो मोर शैल राउज दैम फ्रॉम देयर लोली बेड। लोली मीन जो लो लेवल का इनका बेड है, यानी कि जो गरीब किसान है वो अपने ऐसी कब्रों में सोए हुए हैं, ऐसी कब्रों में हमेशा के लिए मरे हुए लेटे हुए हैं कि उनके कब्र कैसी है, वो गरीबी की अवस्था में ही है, यानी कि बहुत लो लेवल की कब्र है उनकी, और ये उनके लिए एक बेड का काम कर रही है क्योंकि वो उसमें ही सोए हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, इस लाइन के अंदर क्या दर्शाया गया है कि अब चाहे कितना भी शोर शराबा हो जाए, चाहे हवा चले, खुशबू फैले उसके अंदर मॉर्निंग के टाइम में, चाहे कोई वर्ड्स है अपने घोंसलों में जो उन्होंने स्ट्रो से बनाए हुए हैं उनमें चहचहाने की आवाज़ें करे, चाहे कोई मुर्गा सुबह के वक्त बांग दे, चाहे कोई इको, कोई गूंज हो किसी हॉर्न की, किसी बिगुल की, किसी भोंपू की, कोई भी अब इन मरे हुए हैमलेट गांव के पूर्वजों को, इन एंसेस्टर्स को, इन फार्मर्स को नहीं जगा सकता है। 6 देखिए, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न। अब उनके लिए ब्लेजिंग हर्थ, ब्लेजिंग क्या होता है, ब्लेजिंग होता है बहुत अधिक टेम्परेचर वाली, हर्थ होता है अंगीठी, यानी कि फायर साइड्स या फिर फायर प्लेस आप उसको बोल सकते हो। द ब्लेजिंग हर्थ यानी कि जलती हुई अंगीठी, शेल बर्न नहीं जलाई जाएगी। अब किसी भी आंच देने वाली यानी कि आग जलाने वाली अंगीठी को अब उनके लिए कोई नहीं जलाएगा, और उनके लिए अब वो नहीं जलेगी क्योंकि वो तो अब मर चुके हैं, क्योंकि वो अब लौटकर वापिस नहीं आने वाले हैं। इसलिए कोई भी अब उनके लिए अंगीठी नहीं जलाएगा उनको हाथ सेकने के लिए। और बीजी हाउसवाइफ प्लाई, और यहाँ तक कि जो बीजी हाउसवाइफ है यानी जो सारा दिन घर के काम करने वाली उन फार्मर्स की पत्नियां हैं जो मर चुके हैं, वो उनकी अब प्लाई होता है सर्विसेज प्रोवाइड करवाना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फूड है या फिर उनके लिए कोई सामान है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो अब कोई भी बिजी हाउसवाइफ यानी कि हमेशा काम में व्यस्त रहने वाली उनकी पत्नी है जो उनके लिए अब कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाएगी, क्योंकि अब वे कभी घरों में लौट कर नहीं आएंगे। हर इवनिंग केयर, और वे उनकी इवनिंग केयर नहीं करेगी, यानी रात के समय, शाम के समय क्या होता है, जो पत्नी होती है किसी की, फार्मर की हो चाहे किसी की भी पत्नी हो, जो सारा दिन बिजी रहने के बाद शाम को उनकी इतनी केयर करती है उनके घर लौटने पर, वो अब यहाँ पर नहीं करेगी क्योंकि वे अब घरों में लौटकर नहीं आएंगे। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, और कोई भी बच्चा रन टू लिस्प, लिस्प होता है लिस्पिंग की साउंड करना, यानी कि होंठों से तुतलाने जैसी आवाज करना, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे तुतलाते हुए अपने
सायर्स के रिटर्न करने पर, सायर कौन है यहाँ पर, सायर है फादर, यानी जब भी अपने फादर के घर आने पर तुतलाते हुए उनके पास जाते हैं, अब वो वापस वहां उनके पास नहीं जाएंगे, ना ही वो जा सकेंगे, क्योंकि अब उनके मरे हुए फादर कभी लौटकर नहीं आने वाले। और क्लाइंब हिज नीज द एनविड किस टू शेयर, और कोई भी भाग भाग कर नहीं चढ़ेगा। क्लाइंब क्या है, चढ़ना, यानी कि लटकना। नीज, नीज मीन घुटनों पर, कोई भी अपने फादर के घुटनों पर बच्चा नहीं लटकेगा। देखिए घर आते हैं जब फादर, तो बच्चा भाग कर उनके घुटनों पर लटक जाता है, पर ऐसा अब नहीं होगा। कोई बच्चा लटक कर अपने फादर की नीज पर, उनके घुटनों पर नहीं चढ़ेगा। द एनविड किस टू शेयर, एनविड, देखिए एनवी क्या होता है, एनवी होता है ईर्ष्या करना किसी से, तो कोई भी अब ईर्ष्या नहीं करेगा। मान लीजिए दो भाई है छोटे छोटे, दो बहनें हैं छोटे छोटे, दो बच्चे हैं, जब एक का फादर क्या करता है, एक को फादर किस कर देता है, तो दूसरा बच्चा उससे एनवी नहीं करेगा, यानी ईर्ष्या नहीं करेगा कि आपने दूसरे बच्चे को, मेरे भाई या बहन को किस कर दी है और मैं रह गया हूँ। तो इसके लिए किस शेयर करने के लिए, यानी किसको बांटने के लिए अब कोई भी बच्चा अपने फादर से नहीं झगड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार इसको रिविजन ले लेते हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, क्योंकि अब ये किसान है जो वो मर चुके हैं, उनके लिए कोई भी जलती हुई अंगीठी नहीं जलाए, कोई भी उनके लिए टेम्परेचर देने के लिए, कोई भी ताप के लिए, कोई भी आग जलाने के लिए इन अंगीठियों को अब नहीं जलाएगा। और बीजी हाउसवाइफ अप्लाई हर इवनिंग केयर, ना ही कोई बीजी हाउसवाइफ अपने पतियों के लिए कोई इवनिंग के टाइम पे केयर करेगी कि वो लौट कर आने वाले हैं, उनके लिए कुछ काम करना है। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, ना ही कोई बच्चा भाग कर अब अपने पिता के लिए दौड़ा हुआ जाएगा और लिस्पिंग की साउंड करेगा, तुतला कर अपने पिता से बात करेगा। और क्लाइंब हिज नीज द एनविड किस टू शेयर, और ना ही दो बच्चे आपस में किसके लिए अब लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके फादर हमेशा के लिए अब इन कब्रों में सो चुके हैं और वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो देखिए अब करते हैं हम 7th, हमारा स्टैंजा है ओफ्ट डिड द हार्वेस्ट डू देयर सिकल यील्ड। अब देखिए ओफ्ट मीन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म दी है ओफन की, तो ये क्या है, ओफन। ओफन डिड द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट क्या होती है, क्रॉप्स, यानी कि फसलें। ओफ्ट डिड द हार्वेस्ट डू देयर सिकल यील्ड, कि ये जो किसान है, अब इन किसानों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो यहाँ पर काम किया करते थे, इस हैमलेट टाउन के अंदर कैसे वो अपने फार्मिंग का काम करते थे, कितनी मेहनत वो यहाँ करते थे। ओफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, कि कैसे वो हमेशा अपनी फसलों पर काम करते थे, डू देयर सिकल यील्ड, और हमेशा वो, यील्ड मीन क्या होता है, झुके रहना, और झुककर हमेशा वो सिकल के साथ, सिकल मीन क्या होता है, एक टूल होता है, एक यंत्र होता है जिसे क्या किया जाता है, जिसे खेत में काटने का काम किया जाता है, कटिंग का काम किया जाता है, यानी कि वो दराती, जिससे हसला या हसली भी जिसको बोलते हैं, दराती होती है जो, जिससे फसलों को काटा जाता है। यानी कि किसान हमेशा झुके रहते थे और अपनी फसलों को काटते थे, सारा दिन यही काम वो करते थे। देयर फरो ऑफ्ट द स्टबन ग्लेव हैज ब्रोक, और क्या करते थे वो हमेशा, फ्रो होता है जैसे एक हल होता है, हल के साथ क्यारियां सी बनाते हैं, यानी कि एक लाइन बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कोई बीज उगाए जाते हैं। तो यहाँ फरो क्या है, हल से रेखा खींचना बीज उगाने के लिए। अब ग्लेव क्या होता है, ओफन द ऑफ्ट द स्टबन ग्लेव हैज ब्रोक। अब देखिए वो क्या करते थे, लैंड पर, ग्लेव क्या होता है, एक धरती का टुकड़ा जो कि बिल्कुल स्टबन होता था। स्टबन क्या होता है, बिल्कुल जिद में अड़ जाना, स्टबन बोलते हैं उसको, बिल्कुल जो जिद्दी हो जाता है, यानी कि एक बंजर जो भूमि का टुकड़ा होता था उसको वो हमेशा जोतने का काम करते थे, यानी उनको वे हल से उस पर लाइनें बनाते थे, लाइंस बनाते थे, तो और उसको वो तोड़ते थे, उस जमीन को, कैसे बंजर जमीन को वो तोड़कर हल चलाकर उस पर खेती करते थे। हाउ जोकंट डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, और कैसे वो हंसते खेलते पूरे जोक करते हुए, जोकंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जोक करते हुए, यानी कि पूरे आनंद से, पूरे आनंद से
पूरी खुशी से वो अपने कामों पर जाते थे, अपने खेतों में जाते थे। ड्राइव मीन जाना, देयर टीम अ फील्ड, उनकी पूरी टीम बनाकर एक ग्रुप में वो कहा जाते थे, अपने खेतों में काम करने जाते थे। तो बहुत ही वो प्रसन्न दिखते थे, पीसफुल दिखते थे, हमेशा वो हैप्पी दिखते थे। हाउ बोव्ड द बूट्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और कैसे वो बूट्स मीन जंगल, बोव्ड मीन झुककर, कैसे वो झुककर हमेशा अपना परिश्रम भरा, कठोर मेहनत भरा, स्टडी क्या होता है जिसमें बहुत ज्यादा टॉयल की जाती है, खून पसीने वाली मेहनत आप यहाँ पर लगा सकते हो। देयर स्टडी स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन एक झटके से वो क्या करते थे, किसी भी हष्ट पुष्ट जमीन को, किसी पेड़ों को, जंगलों को वो काट देते थे। तो ऐसा वो काम किया करते थे, यानी कि किसान हमेशा ही क्या करते थे, बहुत ही मेहनत के साथ अपना काम किया करते थे। अब इसको रिपीट कर लेते हैं। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, ये किसान हमेशा झुककर द्रांतियों के साथ इन खेतों को, इन फसलों को काटा करते थे। देयर फ्रो ऑफ्ट द स्टबन ग्लीव हैज ब्रोक, और एक ही और वो क्या करते थे, जो ये लैंड थी उसको वे हल से वहां पर लाइनें खींचते थे बीज उगाने के लिए, और बिल्कुल बंजर भूमि को भी वे क्या कर दिया करते थे, तोड़ फोड़ कर वहां पर बीज उगा दिया करते थे। हाउ जोकंड डिड दे, और डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, और कैसे वो हंसी मजाक करते हुए एक टीम में अपने खेतों से आया करते थे, खेतों में जाया करते थे। हाउ वोव्ड द बूट्स विनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और कैसे वो जंगलों में जाकर लकड़ियों को एक ही झटके में पूरी मेहनत के साथ उनको तोड़ दिया करते थे, यानी सारा काम ये किसान किया करते थे। 8th देखिए, लेट नोट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें यानी अमीर लोगों को इन गरीब किसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये वही किसान है जो इतनी मेहनत करने के बाद आज मरे हुए इन कब्रों में है। तो अमीर लोगों को यहाँ पर एक सीख दी जा रही है कि वो इन गरीबों का मजाक ना उड़ाए, इनकी कब्रों का मजाक वो ना उड़ाए। लेट नोट एम्बिशन, एम्बिशन मीन यहाँ पर एम्बिशियस पीपल, एम्बिशियस पर्सन, यानी कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो उन्हें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल, यानी इन्होंने कितनी मेहनत की है, उनकी मेहनत का अब उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, और देखिए कैसे वो बेचारे खुश रहते थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनका उन किसानों का जो डेस्टिनी था, उनका जो भाग्य था वो ऑब्सक्योर था। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है स्पष्ट होना, कि उनकी किस्मत में शायद यही काम लिखा था, मेहनत करना उनकी किस्मत में था। वो हमेशा खुशी खुशी अपने घरों में रहते थे और हमेशा मेहनत करके वो खाते थे। उनके यही उनका भाग्य था, यही उनका लक था, यही उनका फेट था। नोर ग्रेंजियर हेयर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और देखिए जो उनकी शानो शौकत, और देखिए जो ये अमीर लोग हैं, शानो शौकत वाले लोग हैं। ग्रेंजियर क्या होता है? शानो शौकत, यानी बहुत पैसे होना जिनके पास, यानी ये जो पैसे वाले लोग हैं, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी स्माइल नहीं करनी चाहिए उन गरीब किसानों के लिए जो किससे भरी हुई हो? डिस्डेनफुल हो, जो नफरत से भरी हुई हो। यानी इन अमीरों को, इन किसानों पर नफरत से स्माइल नहीं करनी चाहिए, यानी नफरत नहीं करनी चाहिए इन किसानों से। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि गरीबों की तो हमेशा ही छोटी छोटी कहानियां होती है। एनाल्स मीन उनकी स्टोरीज, उनकी टेल्स, उनके किस्से, कहानियां, यानी कि उनकी तो साधारण कहानियां होती है। एक किसान मेहनत करता है, खाता है, अपने घर लौट जाता है, यही उनकी कहानियां होती है, यही उनकी एनाल्स होती है, यही उनके रिकॉर्ड्स होते हैं। और इसके अलावा वो बेचारे किसी की हंसी खुशी नहीं छीनते हैं। अब 9th देखिए, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर। अब देखिए यहाँ पर जो ये अमीर लोग हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो हमेशा डींगे हाँकते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये अमीर लोगों के लिए है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, यानी कि ये जो अमीर लोग हैं हमेशा ही अपने शानो शौकत के, अपनी अमीरी की जो डींगे हैं उनको हाँकते रहते हैं, अपने अमीरी के डींगे हाँकते रहते हैं ये लोग। द पंप ऑफ पावर, और हमेशा ही बिगुल बजाते रहते हैं किस चीज़ का? हमेशा ही प्राउड फील करते हैं अपनी पावर पर कि हम में इतनी हिम्मत है कि हम ये कर सकते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और ये क्या करते हैं? सारी की सारी ब्यूटी सोचते हैं कि ये हमारे ही पास है, और सारी वेल्थ भी क्या है कि हमें ही
प्रोवाइड करवाई गई है, यानी सारी वेल्थ है जो वो हमारे पास ही है और किसी के पास कुछ नहीं है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, यानी कि इन अमीरों को भी वेट करना चाहिए क्योंकि सभी का भाग्य क्या है, एक जैसा है। लास्ट में इनएविटेबल मीन जो अनिवार्य रूप से है, जो अनिवार्य है सबके लिए है, जो वो क्या है, डेथ है, सभी को ही कब्रों में जाना है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, क्योंकि जो ये ग्लोरी का पाथ है, जो उनके लिए शानो शौकत का रास्ता है, वो सिर्फ उन्हें कहाँ लेकर जाएगा, वो भी उन्हें ग्रेव में ही लेकर जाएगा। यानी कि लास्ट में सभी का ठिकाना कहाँ होगा, वो सिर्फ होगा कब्रों के अंदर। तो कब्रें ही है जहाँ पर हर इंसान को लास्ट में जाना है। इसलिए कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी अमीरी का, अपनी शानो शौकत का और इन गरीब किसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब देखिए ये है लास्ट स्टैंजा करेंगे आज हम 10th, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट। यहाँ क्या कहता है पोइट, नोर यू कि तुम्हें, ये प्राउड कि तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए, इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, और इन किसानों के ऊपर किसी टाइप का दोष नहीं लगाना चाहिए। फॉल्ट मीन दोष लगाना, इम्प्यूट होता है आरोपित करना, किसी पर कलंक लगाना, यानी कि इनको आरोपित करना नहीं चाहिए तुम्हें, ना ही इन पर कोई दोष लगाना चाहिए। इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम्ब, यहाँ पर ओवर देयर टॉम्ब नो टॉफीज रेज, क्या हुआ यदि इनकी टॉम्ब्स पर, यदि इनकी कब्रों पर कोई ट्रॉफी नहीं लगी है, रेज मीन खड़ा करना, यानी कि इनकी कब्रों पर बेशक से कोई मेमोरी, ट्रॉफी क्या होता है, कोई रिवार्ड, यानी कोई भी मेमोरी दिखाने वाला कोई पत्थर खड़ा कर दिया गया हो, तो किसी टाइप का कोई निशान अगर इनकी कब्रों पर नहीं लगाया गया है जो इनके नामों के बारे में हमें बताए, कुछ दिखाए कि ये अमीर लोग थे, ऐसा दिखाने के लिए अगर इनकी कब्रों पर कुछ नहीं लगाया गया है, वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आयल एंड फ्रेटेड बोल्ट। फ्रेटेड क्या होता है, फ्रेटेड होता है एंग्री कर देने वाला, बरीड कर देने वाली कोई चीज, कोई चिंता दिखाने वाली चीज। बोल्ट क्या होता है, चर्च का जो विशेष कमरा होता है जिसमें अमीर लोगों को दफनाया जाता है। बेशक से इनको अमीरों वाले चर्च में नहीं दफनाया गया है। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, बेशक से पीलिंग एंथम, देखिए पीलिंग एंथम क्या है, यहाँ पर कोई क्या दिखाने वाला, प्रशंसा करने वाला, पीलिंग मीन प्रशंसा करने वाला कोई एंथम यहाँ पर नहीं गाया जाता, स्वेल्स मीन गाना। तो बेशक से यहाँ पर कोई भी ऐसा एंथम, कोई भी ऐसा गान नहीं, ऐसा गीत नहीं गाया जाता जो कि इन गरीब किसानों की प्रेज करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम अमीर हो, यानी कि यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है, बेशक से आप अमीर हो, आपकी कब्रों पर तो ट्रॉफीज लगती है आपकी शानो शौकत दिखाने के लिए, और आपको एक अलग से कमरा मिलता है चर्च के साथ जो आपको दफनाने के लिए दिया जाता है, और बेशक से आपके मरने पर क्या किया जाता है, बड़े बड़े गान गाए जाते हैं, बड़े बड़े गीत गाए जाते हैं कि आप अच्छे लोग थे। क्या हुआ अगर इन किसानों के पास ये सभी चीजें नहीं है, तो हमें उन किसानों को इन चीजों के लिए दोष नहीं देना चाहिए। तो देखिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।